सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। आज आज हम आपके लिए लाए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हम आपके लिए एक ऐसी चीज लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि है साइंस 2 के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारे चैप्टर्स है साइंस 2 के, जो कि 1 से लेके 10 तक जितने भी चैप्टर्स है वो सब कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं, उन सब के कितने मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उन सबको आपको कैसे कवर करना है। बेसिकली साइंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड भी माना जाता है। बट उसके अंदर एक अगर मैं थोड़ा इजी मतलब एक इजी पार्ट बताऊं तो आपका साइंस 2 है, जो कि आपको ज्यादा लर्न करना पड़ता है और उसमें ज्यादा मतलब बोलते हैं ना डेरिवेशंस और सम्स नहीं है जो बच्चों को बहुत ज्यादा डराते हैं। तो हम वही देखने वाले हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस 2 में घबरा जाते हैं क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे कंसेप्ट, तो क्या करे क्या ना करे, उसके चलते सब में बहुत ज्यादा एक डर का माहौल रहता है कि साइंस 2 में क्या किया जाए। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कैरी करेगा। उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छे परसेंटेज आएंगे। बेसिकली जो साइंस 2 है वो 10 चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया 10 चैप्टर कैरी करता है और 10 के 10 चैप्टर में बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो इजी इजी कंसेप्ट्स है। तो आज उन्हीं कंसेप्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 चैप्टर के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, लेट्स सी। सो अगर मैं आपको मार्क्स के बारे में बताऊं, जो आपका पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो है 5 मार्क का। ये देखिए, ये जो आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है ये आ जाता है आपका 5 मार्क का। इसके अंदर बेसिकली आपको ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और ज्यादा मतलब हार्ड आपको क्वेश्चंस आने नहीं वाले। अभी हम वो भी देखेंगे कि टॉपिक कौन से आते हैं, बट बेसिकली अभी आप मार्क्स देख के ले लो कि आपके जो पहला जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो 5 मार्क के लिए आता है। अब जो आपका दूसरा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम सबने देखा है क्या है, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना और भी बाकी प्रोसेसेस। तो उन्हीं प्रोसेसेस के पीछे का जो साइंस है वो हमने इस चैप्टर में देखा है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो कैरी करता है 6 मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं उसी का सेकंड पार्ट, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसके अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब रिप्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जो कि मतलब बहुत सारे टीचर्स स्किप करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताते नहीं है। बट बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसको आप अगर उतना भी कर लोगे तो आपका बहुत ज्यादा मार्क्स आप मतलब बोलते हैं ना बचा लोगे और अपना टाइम भी बचा लोगे। तो बेसिकली आपका जो ये थर्ड चैप्टर है वो कैरी करता है 7 मार्क्स। ओके, ये मार्क्स वाला आप अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपका साइंस का पेपर होता है वो होता है 40 मार्क का। अब 40 मार्क का पेपर होता है विदाउट ऑप्शन, बट अगर मैं उसको विथ ऑप्शन बताऊं तो वो होता है टोटल 60 मार्क्स का। 60 में से आपका जो पूरा 18 मार्क्स है वो यहाँ पे ये 3 चैप्टर में कवर हो जाएगा। मतलब आपके 30% मार्क्स ये 3 चैप्टर में ही कवर हो जाएंगे। बेसिकली अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स है। अगर ना आप, मैं सही बताऊं, अगर आप 5-5 मिनट भी अगर एक टॉपिक को दोगे ना तो इजीली आपका ना वो टॉपिक एकदम इजीली हो जाएगा। चलो एक एक करके सारे टॉपिक्स देखते हैं। हमारा पहला चैप्टर आ जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अब मैं आपको बता दूं हेरिडिटी मतलब क्या। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस 8, 9, 10th में भी आपने पढ़ा ही होगा। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं वो जब
पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं तो इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे कि अब मैंने गुण बोला या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोला तो बच्चों के मन में डाउट आता है गुण या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सर। तो मैं आपको बता दूं, गुण और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जो आपका हेयर कलर, आई कलर, बॉडी वेट, बॉडी शेप, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर पूरा बेस है और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इवोल्यूशन। मैं अगर आपको बताऊं, ये जो हेरिडिटी वाला टॉपिक है इसके ऊपर से एक ना एक डिफाइन या फिर एक शॉर्ट नोट पक्का आता है एग्जामिनेशन में और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अच्छा, एक बात दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस जानने देखने हैं या फिर और साइंस 2 के ही अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर वीडियोस चाहिए आपको, तो आपको कमेंट में साइंस 2 लिखना है प्लीज। हाँ, याद से साइंस 2 आपको लिखना है। ओके, मैं अगर आपको बताऊं, मैंने जैसे बोला हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर से एक शॉर्ट नोट या फिर डिफाइन जरूर आता है। आगे अगर हम बढ़े, आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो तो भी मतलब बोल सकता हूँ कि कुछ बुराई नहीं है, बट बेसिकली बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं मालूम है, बेसिकली मैंने जैसे बोला कि क्या पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चों में आते हैं। अब पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में आएंगे कैसे? ऐसे तो नहीं आ जाएंगे, कुछ ना कुछ एक मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम होता है डीएनए और जीन्स। बेसिकली जो हमारा डीएनए है वो जीन कैरी करता है और उसी के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो जो जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस है वो ये 3 स्टेप से आपको देखने मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये भी एक शॉर्ट टॉपिक है, अगर आप इसे कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। अगर मैं आगे बताऊं, आगे देखें हम, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो एक टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो कि इसमें से अगर मैं आपको बताऊं, आप पिछले अगर 10 से 15 साल के पेपर देखोगे तो इसके अंदर आपको एक ना एक मतलब बोलते ना 5 या 6 पेपर के अंदर आपको रिपीट ये डिफाइन मिलेगा जिसके अंदर आपको इवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका अगला जो टॉपिक है वो क्या है? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब कितने एविडेंसेस है? अगर आप सबने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा हमारे पास टोटल 6 एविडेंसेस है इवोल्यूशन के। तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, इवोल्यूशन को भी आप इग्नोर मत कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन, ओके। और अगला हमारा क्या था? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजाइल ऑर्गन, और ऐसे ही करके हमारे पास 3 और मतलब एविडेंसेस है जो कि हमें ये बताते हैं कि ये जो इवोल्यूशन वाला प्रोसेस है या फिर ये जो थियरी है जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि हमारा पूरा मतलब हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स है उनसे हम इवॉल्व होके बने, वो उनको प्रूफ करने के लिए ये सारे 6 एविडेंसेस है हमारे पास। ओके, सो बेसिकली ये आपके पास मतलब एक इंपॉर्टेंट ये भी एस्पेक्ट्स है, अगर आप इसे ओवरव्यू करके जाओगे एग्जाम में तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री, डार्विन्स थियरी। ओके, यस, ये जो डार्विन्स थियरी है, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्या बोलता है डार्विन? डार्विन ने हमें क्या बताया था? यही बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म नेचर के साथ सरवाइव कर जाएगा या फिर जो नेचर में अपने आप अपनी जो बोलते ना एक अलग पहचान स्थापित कर लेगा वही आगे बढ़ेगा और जो नहीं कर पाएगा वो मिट जाएगा। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बताऊं आपको तो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे कंसेप्ट है और इतने इजी कंसेप्ट है ना कि अगर एक बार आपने देख लिया ना तो आपको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेमार्किज्म। ये भी एक बोल सकते हैं ना हॉट टॉपिक में से आप कंसिडर कर सकते हो। एक बार के लिए आप एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन वो आप स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, बट ये लेमार्किज्म, डार्विन थियरी, हेरिडिटी, ये सारे जो डिफाइंस है, ये सारे जो टॉपिक्स है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बोला ये जो चैप्टर है 5 मार्क कैरी कर रहा है विथ ऑप्शन, मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आप कंसिडर कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं जो चैप्टर्स 5, 6, 7 ऐसे मार्क्स कैरी कर रहे हैं ना उस पे आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। बाकी आपको ऐसे भी कुछ चैप्टर मिलेंगे जो कि 4, 3 ऐसे मार्क्स कैरी कर रहे होंगे,
तो उस पे मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस पे ध्यान मत देना, बट उस पे आप कम टाइम देंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा मानना है। ओके, लैमार्किज्म के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैं आपको अगर बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना ये 5 मार्क के लिए जरूर आता है, और इसमें हमें कुछ नहीं, हमें बस इतना बताना ना कि हम बंदर से इंसान कैसे बने। मतलब जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, जो हमारे पुराने कार्टून्स होते थे उसके अंदर ये दिखाया जाता था कि जो स्टोन एज है वो स्टोन एज से कैसे हम इंसान बने, वो वाली जो थियरी है उसी थियरी को आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब एक बहुत ही आसान थियरी और उस पे आपको 5 मार्क मिल जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो इस पे भी एक बार जरूर ध्यान देना। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। अब ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, जिंदा रहने के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब इसके अंदर हम सिर्फ ह्यूमंस को कंसीडर नहीं कर रहे, इसके अंदर हम सेल्स, माइक्रो मतलब माइक्रो लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसके ऊपर भी ध्यान देंगे या फिर उनको भी कंसिडर करेंगे। ओके, सो बेसिकली आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन से लाइफ प्रोसेस है जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कमेंट कीजिए। ओके, मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हो ना वो मुझसे इंटरेक्ट करे। अगर आप कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम और वीडियो बनाएं और आपके साथ जुड़े। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपका प्यार हमें दिखेगा, और फिर उसके लिए हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे वीडियोस आपके लिए लाएंगे। ओके, तो प्लीज कमेंट करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस। तो मैंने आपसे जैसे बोला, कमेंट में जरूर बताइए कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चलो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सांस लेना, रेस्पिरेशन, जो हमने खाना खाया उसको पचाना, एक्सक्रिएशन, और जो हम लोग मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेशन। ये जो 3 प्रोसेस है, मतलब क्या, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रिएशन, ये तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। तो चलो इसी से रिलेटेड आपको ये चैप्टर में देखने मिलेगा। क्या है ये चैप्टर्स में आपको क्या देखने मिलेंगे। सबसे पहला है रेस्पिरेशन। ये चैप्टर में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर लेवल पे कैसे होता है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको बताऊं, हमें ये तो मालूम है कि रेस्पिरेशन हम नॉर्मल कैसे करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं, हमारा हो गया रेस्पिरेशन। हाँ, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हमने देखा है। बट हमें ये नहीं मालूम है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट में कैसे पहुंचता है, हर एक कोने में, हर एक सेल के पास कैसे पहुंचता है, और सेल उससे एनर्जी कैसे बनाता है। तो ये चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर से आपके 3-4 डिफाइंस या फिर 2-3 गिव रीजन आपके ऑलरेडी है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये चैप्टर कितना मार्क कैरी कर रहा है, 6 मार्क। ओके, अच्छा एक काम करना, मुझे ना ये भी देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स की मेमोरी कैसी है। तो ये भी एक बार मेरे को ना कमेंट में बताना कि मैंने कौन से चैप्टर को कितना मार्क दिया था, जरूर याद से। ओके, मैंने जैसे बोला सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हम देखने जा रहे हैं, या फिर सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो कैसे होती है। तो हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स है जिसके चलते हमें पता चले कि सेलुलर लेवल पे एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। वो 3 स्टेप मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करके देता हूँ। ओके, सबसे पहला है जो अब देखो, बेसिकली हम जो खाना खाते हैं या फिर जो हम लोग बेसिकली जो भी कंटेन कर रहे हैं, फूड आइटम्स हम कंटेन करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे मतलब बोलते हैं ना, जो कि मतलब हमारे बॉडी में है, जो हम कंटेन कर रहे हैं सारे फूड आइटम्स में, वो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो उसके बारे में अब थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट हम कंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर ही 3 प्रोसेस होता है। देखते हैं चलो। सबसे पहला जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले होता है मतलब ये ग्लूकोज है ना, इसी के ऊपर काम होगा। ये ग्लूकोज का सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है सबसे पहले इसका, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास बनते हैं क्या, पाइवेरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल, NADH2 के 2 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल।
अब ये बनने के बाद अब देखिए बेसिकली हमारा जो एनर्जी का करेंसी है वो क्या है, एटीपी। और जो NADH2 है इसको आप याद रखिए, ये हम लास्ट में मतलब जब मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा या फिर प्रोसेस के लास्ट में आएंगे तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो जो पाइवेरिक एसिड है इसके ऊपर होगा हमारा ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड स्टेप। हमारा ग्लाइकोलिसिस भी 2 स्टेप में डिवाइड है। सबसे पहला क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आते हैं, किसके किसके, पाइवेरिक एसिड, ATP, NADH2 और वाटर। ओके, सो सेकेंड जो स्टेप होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो पाइवेरिक एसिड है उसे हम कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, ये कन्वर्ट करते टाइम हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल NADH2 मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल जो CO2 का है वो भी रिलीज होगा। ये NADH2 भी आप याद रखिए, ये भी मैं आपको लास्ट स्टेप में इसका क्या यूज है वो बताने वाला हूँ। ओके, अब अपना नेक्स्ट स्टेप आता है रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, TCA साइकिल। क्या, TCA साइकिल, जिसको हम लोग ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको एक गिव रीजन या फिर एक शॉर्ट नोट जरूर आएगा। ओके, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का पावर हाउस। उसके अंदर जैसे ही ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है तो जो उसका एसिटाइल वाला पार्ट रहता है वो क्या होता है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। मतलब कंप्लीटली मतलब उसके टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है, अपने पास ले लेता है। जैसे कि अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एसिटाइल पार्ट क्या हो गया, पूरा तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स बचे, CO2, H2O, NADH2 और FADH2। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, ग्लाइकोलिसिस के अंदर जितने NADH2 और TCA साइकिल के अंदर जितने NADH2 और FADH2 है उन्हें याद रखिए। तो मैंने क्यों बोला था याद रखने, चलो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जिसे हम ETC रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर बेसिकली जितने भी हमारे NADH2 है, जितने भी हमारे NADH2 या फिर FADH2 है वो क्या होते हैं, वो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक NADH2 आपका रहेगा वो 3 ATP मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देगा और जो एक FADH2 का मॉलिक्यूल होगा वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देगा। तो बेसिकली ये जितने भी हमारे NADH2 और FADH2 रहते हैं वो टोटल, और ये पूरा टोटल प्रोसेस मिला के हमारे पास 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। कितने, 32। मतलब एक सेल जो है वो 32 कंट्रीब्यूट करता है एक टाइम पे। ओके, ये आप याद रखना, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है और आता है बोर्ड में। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इसी का मतलब बोलते हैं एक टेबल जो कि आपको 5 मार्क के लिए आता है। देखिए जो भी हमने अभी प्रोसेस पढ़ा वो प्रोसेस का ही एक टेबल है। ओके, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऊपर जो भी प्रोसेस पढ़ा था वो सेम प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या, जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज का एक फॉर्म है उसका ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो उसका पाइवेरिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कहाँ जा रहा है, क्रेब्स साइकिल के पास। और क्रेब्स साइकिल के पास जाने के बाद वो जो हमारा ETC रिएक्शन है वो उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, एनर्जी बच रहा है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये जो हमने प्रोसेस देखा ये सेलुलर रेस्पिरेशन तो था, बट क्या, विथ ऑक्सीजन। कौन सा था, विथ ऑक्सीजन। एक है सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि है विदाउट ऑक्सीजन। ओके, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, जिसे हम विदाउट ऑक्सीजन वाला जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर हमारा जो ऑक्सीजन रहेगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज रहता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो डायरेक्टली उसका ग्लाइकोलिसिस होता है और वो पाइवेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब जो पाइवेरिक एसिड है ना उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन कब हो रहा था, जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व था। ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, उसका फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन होने के बाद आपके पास कुछ प्रोडक्ट बचेंगे, क्या, विनेगर और विटामिन। और यही जो विनेगर और विटामिन है ये जो मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जो सेल, उनके लिए एनर्जी का काम करते हैं।
और फिर उसके चलते उनके बॉडी में मतलब जो बाकी के प्रोसेस रहते हैं वो एनर्जी से वो मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट आपको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्या? कि जो अमीनो एसिड है जो कि हमारे बॉडी में एंटर करता है, वो हमारे बॉडी के हर एक टाइप के सेल के पास जाता है, मतलब बोन सेल के पास भी जाता है, लंग्स वाले सेल के पास भी जाता है, और स्किन वाले, हेयर वाले सबके पास जाता है। और वो जो अमीनो एसिड है वही हमारे बॉडी में प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अब जैसे हमें मालूम है कि हमारे स्किन के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? मेलानिन। हमारे बाल के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? कैराटिन। हमारे बोन्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? ओसिन। ऐसे ही करके यहाँ पे आपको आपके कौन से बॉडी पार्ट के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उसका एक चार्ट दिया है, जो कि एक बार आप रेफर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस पे से हो सकता है आपको कोरिलेटेड वाले क्वेश्चंस या फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने बोला था, ये जो लाइफ प्रोसेस है, हम ये चैप्टर में सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब बेसिक लेवल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक लेवल में आज हम सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं, जो कि जो सेल डिवीजन होता है ना, वो इतना ज्यादा एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है कि इसके बिना कोई भी एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म ही नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा संभावना होती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो एक बार इस पे आप जरूर ध्यान देना। जो सेल डिवीजन होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या? मिटियोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो इस पे ये दोनों जो लाइफ प्रोसेस है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट में एकदम अच्छे से और एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके दिए हैं। तो अगर एक बार आप रेफर करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके, सो चलिए इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत ज्यादा एक बोल सकते हो बड़ा चैप्टर भी है, और वो बहुत ज्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, जो कि है 7 मार्क्स। ओके, तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये जो चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। रिप्रोडक्शन जो कि एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बॉयज गर्ल्स सब क्या करते हैं? इग्नोर करने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं भी समझ सकता हूँ, हमारे सोसाइटी में ये सब चीजों को, जैसे हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन कल्चर है, ये सब चीजों को थोड़ा छुपा के रखा जाता है, फिर इनके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता। तो जो बच्चे होते हैं वो इसमें मतलब बोल सकते हैं ना कि थोड़ा एक पर्दा रहता है उनके सामने ये टॉपिक्स को लेके। सो ये होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर भी हम इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका एक मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी अगर आपको इसका पूरा वन शॉट वीडियो चाहिए थर्ड चैप्टर का, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे स्कूल में इसको इग्नोर किया जाता है चैप्टर को, तो अगर आपको इसका वन शॉट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए, तो हम आपके लिए बहुत ही जल्द इसका एक वन शॉट वीडियो भी लेके आ जाएंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूं, तो ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है? रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम पहले देखेंगे। रिप्रोडक्शन के मेथड्स, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन ऑकर कर पा रहे हैं, मतलब बेसिकली जैसे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या क्या है, आईवीएफ, स्पर्म बैंक, और बेसिकली सेरोगेसी, ये जो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से हम ये रिप्रोडक्शन करवा पा रहे हैं या फिर हो पा रहा है, तो उसके बारे में ये टॉपिक में है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि ऐसा टॉपिक है जो कि ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इंडियन कल्चर के लिए। क्योंकि ना हमारे यहाँ पे मैंने जहां तक नोटिस किया है, और ये समय के साथ चलता भी आ रहा है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कोई भी, ना बॉयज ना गर्ल्स, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही है, बट आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। ओके, सो लास्ट आपका टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही रिलेटेड है।
अगर आपको ये मालूम होगा कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा है, फिर या फिर उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या चीजों को आपको मेंटेन करके रखना है, तो ये जो एक प्रॉब्लम है जो कि आज हमारे सामने आ रहा है, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, वो नहीं होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या, आज के समय में आप देखते जा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कितने तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो मतलब पहले बेसिकली कैसा होता था कि मतलब इतने मतलब वो मतलब बोलते हैं ना, इतने सारे वो नए नए टेक्नोलॉजीज नहीं आए थे, फिर भी कैसा था कि पॉपुलेशन एक कंट्रोल में बोल सकते हो या फिर उसमें था, एक लिमिट में था। बट आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि पॉपुलेशन एक बहुत ही लार्ज स्केल में बढ़ता जा रहा है। इसका एक और एक रीजन ये भी हो सकता है, जो हेल्थ सेक्टर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। मतलब क्या, कि लोगों को हम मरने से बचा रहे हैं, पर जो नए लोग हैं वो पैदा होते जा रहे हैं। तो ये भी एक टॉपिक मतलब पॉसिबल एक वे हो सकता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ओके, तो इसके ऊपर तो हम देखेंगे ही। चलो पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं इसके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर मैं बताऊं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो फटाफट मैं आपको बता दूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स है हमारे। 3 या 4 मतलब हम टोटल 5 तरीके हैं जिसके वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख पाते हैं। अब इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं बोल रहा हूँ तो उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मैं दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहला जो है वो है बाइनरी फिजन। सबसे पहला क्या है, बाइनरी फिजन। ये जो टॉपिक है ये मतलब बोल सकते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, मैंने पिछले या पिछले के पिछले साल वाले पेपर में ये देखा था कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इस पे उन्होंने 5 मार्क दे दिया था। मतलब आपको क्या करना है, इसके जितने भी 5 मार्क वाले मतलब 5 पॉइंट्स है उसको आपको पूरा कवर करना है विद डायग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इजीली कर सकते हो। देखो, बाइनरी फिजन सिंपल, आप डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और उसका एक सिंपल 2 लाइन का डेफिनेशन है। मल्टीपल फिजन ये तो और ज्यादा आसान है। इसका डायग्राम भी अगर आप देखेंगे, क्या होता है कि आपका एक अमीबा होता है, जब वो सुटेबल कंडीशन नहीं होता, वो जी नहीं पाता, तो क्या करता है अपने आजू बाजू एक आउटर मोस्ट कवरिंग बना लेता है जिसे वो सिस्ट बोलता है, और अंदर ही वो मल्टीपल टाइम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन करता है, जिसके चलते बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, जिसको जब सुटेबल कंडीशन आता है तो जो सिस्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे अमीबा फैल जाते हैं एनवायरमेंट में। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आप बहुत मतलब इजीली मार्क आप स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। ओके, ये तो हमने देखा था क्या, यूनिसेलुलर। अब हम मल्टीसेलुलर, जैसे मैंने बोला था असेक्सुअल यूनिसेलुलर में भी है, मल्टीसेलुलर में भी है। अब मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसा है ना, ये आप मतलब ये टॉपिक्स अगर आप देखोगे ना तो आपको ये नहीं समझेगा कि इसमें रिप्रोडक्शन हो कहाँ रहा है, बट फिर भी ये एक मतलब बोल सकते हो टाइप है रिप्रोडक्शन का। जैसे कि क्या, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, और अगर मैं आपको बताऊं वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये आपके 5 टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने मिलते हैं। ओके, चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर भी हम अगर मैं आपको बताऊं तो हमने बचपन से ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ा था, बट बेसिकली प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर होता है। अच्छा, आपके हिसाब से आप बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन होते हैं और वो जाइगोट फॉर्म करके एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स में ये कैसे होता है, जब जो मेल पार्ट मतलब एंथर होता है वो जब बर्स्ट होता है और उसके अंदर के जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाते हैं, और वो स्टिग्मा से जब कहाँ जाते हैं, ओवरी में जाते हैं, और वहां जाके उनका पॉलिनेशन होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसके थ्रू बहुत सारे सीड्स जनरेट होते हैं, और सुटेबल कंडीशन आने पे वो सीड्स क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और फिर जहां जहां वो सीड गिरते हैं वहां वहां वो फ्लावर वापस से उग जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बताऊं तो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन एकदम बेसिक सा है क्या। पहले तो हम लोग ये टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट जो 2 एस्पेक्ट्स क्या क्या, मेल और फीमेल। अब जो मेल है उसके अंदर पहले हम देखेंगे कि जो मेल पार्ट्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या है, फिर फीमेल में हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या है। अब हमें जैसे कि मालूम है कि मेल क्या करता है, मेल गैमेट मतलब स्पर्म को रिलीज करता है, और जो फीमेल वो क्या रिलीज करती है,
फीमेल गैमेट जो कि ओवम होता है। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो हमारा जायगोट फॉर्म होता है, और वही जायगोट आगे जाके डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और वही एम्ब्रियो को जब टाइम टू टाइम नरिशमेंट मिलता है तो वो एक बेबी में फॉर्म हो जाता है। बेसिकली आपको बस ये टॉपिक में क्या देखना है कि जो आपके इंपॉर्टेंट मतलब जो मेल पार्ट्स हैं उसको एक बार आपको वो करना है, गो थ्रू करना है, और फिर उसके बाद फीमेल पार्ट्स को गो थ्रू करना है। अब एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ना बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से ना 80 to 90% बच्चे ना ये टॉपिक को स्किप करते हैं, और ये आता ही आता है। क्या वो टॉपिक क्या है? एकदम सिंपल टॉपिक है, अगर आप समझो तो आपको ना एकदम आसानी से समझ जाए वो टॉपिक। वो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो बॉयज होते हैं और जो गर्ल्स भी होती हैं वो इसके डायग्राम की वजह से ही इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। बट ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मार्क्स कैरी करता है टोटल 5। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है वो 7 मार्क कैरी कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो आपको ना ये टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और इसको एकदम अच्छे से गो थ्रू करके लेना है। ओके, लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं, अब हम अपने चैप्टर के एंड में आ गए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। अब बेसिकली ऐसा है कि जो फीमेल होती है वो मतलब अ, वो क्या कर रही है, जायगोट फॉर्म नहीं हो पा रहा है उसके वुम में। तो क्या होता है, जो फीमेल के ओवम होता है उसको लिया जाता है, और उसके अंदर आर्टिफिशियली मेल स्पर्म को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट फॉर्म होने के बाद उस जायगोट को एम्ब्रियो में डेवलप किया जाता है, और वो एम्ब्रियो को फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है यही होता है आईवीएफ। ओके, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसके ऊपर आपको बोल सकते हो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डिफाइन या फिर छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। सेकंड, सेरोगेसी। सेरोगेसी में क्या होता है, जब फीमेल जो पार्टनर होती है वो मतलब उसके बच्चेदानी में, इन द सेंस उनके वुम्ब में जो बच्चा रहता है वो प्लांट नहीं हो पाता, तो क्या होता है कि उस बच्चे को एक दूसरी माँ, मतलब बेसिकली ऐसा होता है, एक सेकंड वुमेन को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, और उनके अंदर वो बच्चे को मतलब प्लांट कर दिया जाता है फॉर 9 मंथ। और 9 महीने के बाद फिर वो बच्चा जब होता है तो वो वापस से अपने रियल पेरेंट्स के पास उनको दे दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सेरोगेसी। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सेरोगेट मदर, मतलब एक दूसरी वुमेन जिसको आप मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरा मतलब उनके साथ एग्रीमेंट करके लेते हैं, बोलते हैं कि आपको हमारी हेल्प करनी है, और वो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक क्या है? स्पर्म बैंक के अंदर बेसिकली हम ये देखने वाले हैं, जब जब मेल पार्टनर होता है उसके स्पर्म में उतनी पावर नहीं होती कि एक बच्चा फॉर्म हो सके। तो बेसिकली क्या किया जाता है, स्पर्म बैंक से ना जो स्पर्म्स होते हैं उनको मतलब क्या किया जाता है, उनको लिया जाता है, और फिर फीमेल ओवम के साथ, फीमेल गैमेट के साथ उसको फ्यूजन किया जाता है, और फिर जाइगोट को फॉर्म किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये स्पर्म बैंक की वजह से होता है, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। ओके, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगला हम ट्विंस के बारे में देखेंगे, जो कि होते हैं मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये भी एक इजी टॉपिक है, इसको अगर आप गो थ्रू कर लोगे एक बार तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। ओके, लास्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, कि मेल और फीमेल दोनों को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बराबर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली मैं ध्यान रखने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, कि उसके हाइजीन के ऊपर, अगर आपको कोई डिसीज है तो उसमें शर्माना नहीं है, और आपको डॉक्टर्स के साथ कन्वे करना है, अपने पेरेंट्स के साथ कन्वे करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बोला सिर्फ आपके बोर्ड के लिए नहीं बट आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी। ओके, लास्ट आपका टॉपिक अगर मैं बोलूं तो वही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसके बारे में आपको देखो यहाँ पे एक शॉर्ट सा एक पैराग्राफ दिया है, जिसमें आपको बताया कि कितना तेजी से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ये टॉपिक एक बोल सकते हो जनरल नॉलेज का टॉपिक है, ये सिर्फ आप एज अ जनरल नॉलेज ही कंसिडर करो, इसको आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर और मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बाकी के साइंस 2 के चैप्टर्स भी कवर करेंगे, और उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और वो कितना मार्क्स वेट कैरी कर रहे हैं वो चैप्टर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, और कमेंट में साइंस 2, और जैसे कि मैंने आपको बोला अगर आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए अलग अलग चैप्टर्स के तो वो भी कमेंट कीजिए, जिसके चलते हमें समझ में आए कि हमें आपके लिए क्या क्या करना है।
वैसे तो हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे ही, हमारी जो C10 फैमिली है वो आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आएंगे जो आपको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।